गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस की, जो कि 150 घंटे में कराया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं। और इस फेज में आप देख रहे हैं कि 11 से 12 बजे के बीच में मॉडर्न हिस्ट्री क्लास होती है और उसमें भी हम 2 फेज देख चुके हैं, जो कि 1857 से लेके 1905 और 1900 लेके 1905 से लेकर 1900। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1919 से 1939 के बीच के फेज की। ठीक है, तो इसमें हमने बात करी हुई थी कल खिलाफत आंदोलन। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉयल अटैक और चंपारण सत्याग्रह की बात कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा रिस्पांस है आप लोगों का और इसी तरह से आप इसको वीडियो देखते रहिए। 150 घंटे में आपकी प्रारंभिक परीक्षा की फुल टूस तैयारी हो जाएगी। आप कह सकते हैं इसको पढ़ने के बाद में, 1-2 बार देखने के बाद में आप सिक्योर हो सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने तमाम सारे मुद्दों पे बात की हुई है। अब देख लेते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। तो क्लास शेड्यूल देख लो मित्रों, ये है। और कुछ क्लासेस कनेक्टिविटी के कारण ठीक नहीं हो पा रही हैं, या कह सकते हैं समय पर नहीं हो पा रही हैं। हाँ, लेकिन क्लासेस एटलीस्ट हो रही हैं। ठीक है, तो हाँ 150 घंटे में हम लोग उसको करेंगे। ध्यान रखना, कनेक्टिविटी आए या ना आए, फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी 9 से 10 और हिस्ट्री 11 से 12, ज्योग्राफी 3 से 4। आज ये कह सकते हैं कि ये कल जो है क्लास ये हो नहीं पाई थी। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे, प्लेट विवर्तनिकी की बात करेंगे, यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक की बात करेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट 4 से 5 2 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं किसी कारणवश, जैसा कि आप जान रहे हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पे इंटरनेट। ठीक है, इकोनॉमिक क्लास जो है 8 बजे से 9 बजे के बीच में ये हो ही रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। इसको मैं तो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो तमाम सारे मुद्दों हमने बात कर ली हुई है। ठीक है, ये हमने बात कर ली हुई है। कौन सा फेज है 1919 से लेके 1940 का, तो इस फेज पे हम लोग बात कर रहे थे। तो देख रहे हैं आपकी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा जो है उसके बात कर ली थी हमने, उसका मूल्यांकन देख लिया था। रॉयल अटैक की बात कर ली थी, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में गांधी जी की उपलब्धियों की बात करी हुई थी। और रॉयल अटैक के विरुद्ध सत्याग्रह जो कि प्रथम जन आंदोलन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये बात कर रहे थे हम लोग खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो असहयोग आंदोलन की बात करने वाले हैं, क्योंकि खिलाफत आंदोलन हमने पढ़ लिया हुआ था और गांधी जी ने किस तरह असहयोग खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन मिलाने की कोशिश करी हुई थी और किस तरह उसका प्रयोग किया। ठीक है, ऐसे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे आज। तो चलते हैं अपने राह पे। हाँ भाई मित्रों, ये हमने बात की हुई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि हमने भाई इसको बहुत पूरी तरह से एकदम खोल के समझाया हुआ था। ठीक है, बढ़िया से। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है अपने आप में। और ध्यान रखना कि ये जो मुद्दा है ये गांधी जी को एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा दिलाता है और लोगों को यकीन हो जाता है कि गांधी जी कोई ऐसे साधारण नेता नहीं है, बहुत ही करिश्माई नेता है। ये असहयोग आंदोलन उनको क्या है, असहयोग आंदोलन जो है वो उनको ऐसी अपनी छवि निर्मित करने का मौका देता है। तो हम देखते हैं इसके बारे में, बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहीं से आप ये कह सकते हैं कि एक आजादी की जो आप कह सकते हैं सुगंध, आजादी की एक सुगंध जो है वो असहयोग आंदोलन से मिलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह जो है वो डेवलप हो जाता है भारतीयों के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फटाफट कि कैसे ये काम कर रहा है। इंग्लिश मीडियम वालों, इसमें हमने कुछ इंग्लिश का भी जोड़ा हुआ है। तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में हम करेंगे, इसको बाइलिंगुअल कर रहे हैं। लेकिन देखो, अगर ये चल गया तो ही हम इसको करेंगे, नहीं तो फिर चीजें फिर हिंदी में ही कराऊंगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन, नाम इसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 में यह घटित हुआ है। खिलाफत आंदोलन जो है वो 1921 में अप्रासंगिक हो जाता है जैसे ही इसका प्रयोग असहयोग आंदोलन में किया जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें तमाम सारी जो है नाखुशी जाहिर करी जाती है तमाम सारे के नेताओं के द्वारा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे गांधी जी इस आंदोलन को चलाने में सफल हो जाते हैं। फिर वह चाहे जिन्ना की बात करें, एनी बेसेंट की बात करें, या आप बात करें सीआर दास की बात करें, वो भी मना करते हैं। तिलक जी तो हमेशा से आप कहते हैं कि खिलाफ थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं चलाया, लेकिन उसकी दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर आप कह सकते हैं, नक्शे कदम पर गांधी जी चलते हैं और उन्हीं की सारी योजनाएं आप देखेंगे। जब हम इसको पढ़ेंगे तो देखना कि इसमें सारी योजनाएं जो है वो तिलक जी की ही रहती हैं। ठीक है, तो तमाम सारे मदन मोहन मौलवी भी मना कर देते हैं कि भाई हम भी नहीं साथ देंगे। और इवन आप देखेंगे कि
जो मोतीलाल नेहरू हैं वो भी यहाँ पे नहीं रहते हैं, बोलते ठीक है हम भी नहीं। लेकिन बाद में गांधी जी की जब योजनाएं सुनते हैं, जब गांधी जी द्वारा जो है तमाम सारी जो है ऐसी चीजें की जाती हैं, तब लोगों को समझ में आ जाता नहीं ये जो है आंदोलन जो है वो अच्छा है और इसको शुरू किया जाए। तो सब लोग फिर इसके बाद में लास्ट में आके साथ देने लगते हैं। तो इस तरह से शुरू किया जाता है। देख लेते हैं एक बार फटाफट। हम लोग पहले पृष्ठभूमि बनाते हैं एज यूजुअल कि पहले पृष्ठभूमि तैयार की जाए, इसके बाद ये जो है वो देखी जाए। तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये संक्रमणकालीन फेज है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे गांधी जी का अभ्युदय हो चुका है और ये संकटकालीन दौर है। इसका मतलब क्या है, यूपीएससी की निगाह ऐसी जगह रहती है तो आपकी भी निगाह ऐसी जगह ही रहनी चाहिए। तो असहयोग आंदोलन, पृष्ठभूमि पहले तैयार करते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए कई तरह के आंदोलन और सत्याग्रह हुए, उनमें से एक है असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन की देखा देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने गांधी जी की दिशा निर्देशों में तय की हुई, ठीक है। किसके दिशा निर्देशों में ये सारा कार्यक्रम तैयार हो रहा है, ये कार्यक्रम जो है गांधी जी के दिशा निर्देशों में तैयार हुआ था और पूरे देश में व्यापक स्तर पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा हुआ था, ठीक है। अभी हम देखेंगे कितनी व्यापकता थी इसकी, कितनी व्यापकता थी, ठीक है। आप कहेंगे इसमें कौन कौन शामिल हुआ था, तो आप देखना लोगों में बहुत ही उत्साह के साथ में इसमें भाग लिया हुआ था और 7 साल से लेकर 70 साल के बुजुर्गों ने भी इसमें भाग लिया हुआ था। आप यकीन करेंगे क्या कि ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, ऐसा हुआ था। अब ऐसा हुआ था, मैं क्यों इतना जोर दे के कह रहा हूं, क्योंकि इस टाइम तक जो इतिहास लिखा गया है वो भारतीयों के द्वारा लिखा गया है। अब हम डंके की चोट पर यह कह सकते हैं कि हाँ यही घटित हुआ होगा, ठीक है, और हुआ ही है। क्यों? यहां पे भारतीयों ने लिखा हुआ इतिहास, ठीक है, सक्षम है। लेकिन जब 1857 की बात करते हैं तो उसमें अनुमान लगाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तमाम सारे सबूत वहां पे जला दिए गए होंगे, ठीक है। कुछ बहुत बचे हुए थे तो वो भी अंग्रेजों ने लिखे हुए थे अपने स्टाइल से, ठीक है, फिर भी रिसर्च हुई थी वहां पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग और सभी वर्गों को, ये ध्यान रखना सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे, फिर चाहे हिंदू मुसलमान सिख कोई भी हो, यहाँ पे इवन ईसाई भी यहाँ पे शामिल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना वो लोग भी यहाँ पे शामिल होते हैं। तो लगभग हर एक वर्ग का लोग इसमें शामिल होता है। इतने बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। और ये आंदोलन इसलिए भी प्रभावी रहा क्योंकि भले ही अंग्रेजों के प्रति लोगों में अलग अलग स्तर का आक्रोश था, लेकिन हर किसी का सपना सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्त करना था। यही एक स्वतंत्रता नाम सुनते ही क्या लोगों में उत्साह जाग जाता था और वो आंदोलन की ओर झुके हुए चले जाते थे, ठीक है। तो ये एक उत्साह था, इसी वजह से वो सपना सजाए हुए थे कि हम एक दिन स्वतंत्र होंगे, इसी वजह से वो आंदोलन से जुड़ जाते थे, ठीक है, इसी वजह से वो आंदोलन से जुड़ जाते थे, ठीक है। तो ये कब तक चला हुआ है, 1920 से स्टार्ट होता है और 1922 तक चलता है ये, ठीक है। आंदोलन का नाम क्या है, असहयोग आंदोलन। थोड़ा फैक्ट देख लो और यूपीएससी का क्वेश्चन भी देख लो। यहां से यूपीएससी का क्वेश्चन कहां से, यहां से, कैसे, मैं बताने वाला हूं अभी। आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, 1 अगस्त 1920 को। और ध्यान रखना इसी टाइम जो है बाल गंगाधर तिलक जी का निधन भी हो जाता है। निधन कब होता है, 1 अगस्त 1920 को। और आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। यूपीएससी क्वेश्चन कहां पे, इस आंदोलन को करने वाले हुए कौन से कारक उत्तरदायी थे, सारे उत्तरदायी कारक हैं ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, यहां शुरू करते हैं, नंबर 1 रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड घोषणा के प्रति असंतोष और खिलाफत आंदोलन। तो ये 4 मुद्दे ऐसे हैं, ध्यान रखना ये चारों मुद्दों को, इन्हीं 4 मुद्दों के विरोध में, आप कह सकते हैं 4 मुद्दों के विरोध में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। हालांकि आप देखेंगे रॉलेट सत्याग्रह भी शुरुआत की गई थी, जो कि प्रथम जन आंदोलन था गांधी जी का, लेकिन सफल नहीं हो सका था। हमने बताया हुआ था आपको कि पंजाब जैसे शहरों में तमाम सारा वहां पे आगजनी हो रही थी, बड़े पैमाने पर हिंसक, आप कह सकते हैं आंदोलन हिंसक हो गया था। इस वजह से गांधी जी को आप जानते हैं दूसरी जगह भेज दिया गया था।
तो यहाँ पे ये तमाम सारे कारण है और ये यूपीएससी वाले कारण है। यहां से पूछा जा सकता कि वो कौन से जिम्मेदार कारक थे। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा के प्रति असंतोष, रॉलेट एक्ट, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो खिलाफत आंदोलन, क्योंकि गांधी जी ने इसका भरसक प्रयास किया हुआ था किसमें, असहयोग आंदोलन में इसका प्रयोग करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, आंदोलन की समाप्ति कब हुई है, ये 12 फरवरी 1922 को, इसकी आप कह सकते हैं 5 फरवरी को तो घोषणा होती है बारदोली में, आप गुजरात में बात करेंगे वहां पे, लेकिन इसकी जो औपचारिक समाप्ति हो जाती है 12 फरवरी को होती है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कैसे समाप्ति होती है, और इसका समाप्ति का कारण भी आप देंगे। एक छोटा सा गांव है गोरखपुर में, चौरी चौरा, छोटा सा गांव है चौरी चौरा, वहां पे यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं हिंसक आंदोलन हो रहे थे, और इवन जो पुलिस वाले थे उनको घेर के जला दिया गया था। 22 पुलिस वाले जो है वो मारे गए थे। ठीक है, कहा जाता है कि वहां पे जो कोई लीडर था एक, जो कि चौकीदारी टैक्स जो है वो देने के लिए मना कर रहा था, तो उससे अत्याचार किया गया था, बहुत उसको पीटा गया हुआ था, और इसके बाद में फिर पुलिस वालों ने ऐसा किया हुआ था। और जब पुलिस वाले जाते हैं चौकी के अंदर तो वो अपन तमाम सारे जो है वो अपने गांव वालों को लाता है और घेर के पुलिस वालों को जला देता है। और जैसे ही गांधी जी को ये सूचना मिलती है, और जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत वो क्या करते हैं, आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित करवाने की कोशिश करते हैं, और इवन ऐसा हो भी जाता है। ठीक है, वो उस टाइम गुजरात में रहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई कैसे जो है इसका समाप्ति होती है। ओके, बात समझ में आ गई। अब इसके हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं, और इसका मतलब क्या है, असहयोग का मतलब क्या है, कैसे शुरू किया जाता है ये। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग बात करने वाले हैं। तो असहयोग क्या है, क्या इसका मतलब है कि सहयोग ना देना, सहयोग ना देना। अगर आप सहयोग नहीं देंगे चीजें खराब होंगी तो आपको मुश्किल होगी। बात यह है, असहयोग का मतलब क्या है, हम आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप जो कहेंगे हम उसको नहीं मानेंगे, हम अपनी चलाएंगे। इससे क्या है, रहना एक ही जगह है, निकाल तो सकते नहीं है, रहना एक ही जगह है, तो ये भी एक क्या मजबूरी होती है। अब रहना एक ही जगह है और ऐसे में अगर असहयोग किया जा रहा है तो चीजें बिगड़ती हैं, और बाद में आप देखेंगे चीजें कैसी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो यार इसका मतलब क्या है, सहयोग ना देना। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, हमने बताया हुआ था कि लोगों में एक सपना सजाए हुए थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो यहाँ पे हम उद्देश्य देखेंगे, यहाँ पे उद्देश्य था अंग्रेजों को देश चलाने में सहायता न करना, अपितु असहयोग देना। लेकिन इसका सबसे बड़ा नियम था कि इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो सकती है। हमने देखा हुआ था कि चौरी चौरा में जो घटना हुई, गांधी जी ने उसका स्थगन प्रस्ताव पारित करवा दिया, वहां पे मना कर दिया कि हम आंदोलन आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उसका मतलब था कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था हम आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। और जब हिंसा हुई तो उन्हें तुरंत क्या है, आप देखेंगे तुरंत ही क्या है, आंदोलन को स्थगित कर दिया गया हुआ था। और असहयोग इस तरह दिखाया जाएगा जैसे ब्रिटिश सरकारों के सानिध्य में बनी शाला में अध्ययन ना करना, मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी स्कूल कॉलेजेस बनवाए गए हैं अध्ययन नहीं करना है, उसका बहिष्कार करना है। सरकारी दफ्तरों में काम ना करना, बहिष्कार करना, सरकार द्वारा दिए गए औहदे और पुरस्कारों को लौटाना, उनको स्वीकार नहीं करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, हिंदी भाषा बोलना, स्वदेशी कपड़े पहनना, आदि आदि मुद्दे जो है ये शामिल किए गए थे। इन सब का बहिष्कार, वकील कोर्ट रूम में ना जाएं, ऐसा ठीक है, बहिष्कार किया जाए सबका। और स्कूल कॉलेज सब बच्चे क्या करें, जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी छोड़ दें। ठीक है, महिलाएं जो है वो शराब के दुकानों के सामने धरना दें जाके, वगैरह वगैरह चीजें यहाँ पे हो रही थी, जिससे अंग्रेजों के कार्यों में बाधा पहुंचे और उनके लिए देश चलाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो ये सारे जो है आप कह सकते हैं हथकंडे अपनाए गए थे। ये सारे हथकंडे अपनाए गए थे उनके द्वारा, गांधी जी द्वारा उन्हें सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे हमने जान लिया हुआ है, फिर से एक बार एक नजर मार लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस आंदोलन के बहुत से कारण थे, लेकिन रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और खिलाफत आंदोलन, जो कि मुख्यतः आप कह सकते हैं कि आंदोलन शुरू करने के कारणों में से एक हैं। और वस्तुओं की उच्च कीमत, सूखा, महामारी इत्यादि कुछ बड़े कारण थे, जिनकी वजह से 1920 से 1922 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो है वो संपन्न हुआ था। तो ये हमने कारण पहले भी देख लिए हुए थे, एक रूपरेखा हमने तैयार कर ली हुई थी, ठीक है, देख लिए थे हम सारे कारण, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे देख लीजिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए नरसंहार से पूरे देश में रोष व्याप्त हो गया। महात्मा गांधी जी ने इसके विरोध में केसरे हिंद तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि वो वापस कर दी हुई थी। और ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन क्या करेंगे, देखो ये जो नरसंहार हुआ था, जो नरसंहार हुआ है उसके एवज में नाइटहुड की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस करी थी। किसके एवज में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के। लेकिन ध्यान रखना केसरे हिंद की उपाधि क्या है? केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी तब वापस करते हैं जब वो असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात करते हैं। तो पहले क्या करते हैं? पहले केसरे हिंद की उपाधि जो है वो वापस करते हैं और इसके बाद में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा अंतर इसको समझ लेना, नहीं तो कंफ्यूज करोगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वो लौटा दी हुई थी। और 1919 में मॉन्टफोर्ट, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड बोलते हैं, प्रस्ताव पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसमें शासन का द्विबंध जो द्विप्रबंध निर्धारित किया गया था। हमने देखा हुआ था इसमें कैसा द्विसदनीय जो है राज्य में विधानसभा का निर्माण हो गया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या किया गया था? शासन का द्विप्रबंध निर्धारित हुआ था और जिसमें विधानसभा के सीधे इलेक्शन करवाना तय किया गया था, ठीक है। राष्ट्रवादियों की बात पसंद नहीं आई क्योंकि अगस्त 1918 में बॉम्बे में आयोजित कांग्रेस के स्पेशल सेशन में इस रिफॉर्म का विरोध किया गया था और स्वशासन की मांग की गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी कारण था। और आगे देखें तो पाएंगे आप कि इसके अलावा 1919 में ही रॉलेट एक्ट भी आ गया था, जिसके अनुसार संदिग्ध गतिविधियां दिखने पर भी बिना किसी ट्रायल के उस व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी जा सकती थी। और ऐसा हो रहा था बड़े पैमाने पर और गांधी जी ने इसका भी विरोध किया हुआ था। तो ये तमाम सारे ऐसे कारण हैं जो गांधी जी को रोक नहीं पा रहे हैं कि हम कोई आंदोलन स्टार्ट ना करें, ठीक है। गांधी जी को रोक नहीं पा रहे हैं, वो कोई ना कोई आंदोलन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये तमाम सारे कारण थे। इसकी शुरुआत कब हुई है एक बार देखते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? तो 1 अगस्त को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और उसी दिन हमने बताया था लोकमान्य तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने आखिरी सांस ली हुई थी, ठीक है। वास्तव में 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के सेशन में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी और इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के संविधान में निम्न परिवर्तन भी किए गए थे। गांधी जी ने कहा था, देखना अभी तक ये जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा, ये मैंने जो अभी स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, 1920 में नागपुर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, इसमें इसकी रूपरेखा तैयार कर दी गई थी, ठीक है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। अब यहां पे गांधी जी चाहते थे कि कुछ रिफॉर्म्स हो। गांधी जी चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस में कुछ रिफॉर्म्स हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमने देखा हुआ था अभी तक उदारवादियों का उस पर पूरी तरह से वर्चस्व था कांग्रेस पे, और वो जो नीचे तबके के लोग थे उन पे विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे अलग जाति, अलग रूप, रंग, त्वचा के लोग हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उनको राजनीतिक शिक्षा अभी पूरी तरह से मिल नहीं पाई है और हो सकता है वो झगड़ा कर दें अंग्रेजों से, और जैसे झगड़ा करेंगे अंग्रेजों से वो दमन चक्र अपना स्टार्ट कर देंगे। तो वो लोग इसके लायक नहीं मानते थे। लेकिन ध्यान रखना, गांधी जी जो है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ठीक है। मैं अभी बताने वाला हूं कैसे कैसे, क्योंकि जब आप देखेंगे कि तिलक जी क्या कहते थे, तिलक जी कहते थे नहीं, हम पूरे भारत को लोगों को एक साथ लेके चलेंगे, उनमें आत्मसम्मान की भावना जगाएंगे, ठीक है, तभी वो तो आगे आएंगे। तो गांधी जी यही करना चाह रहे हैं। जो कांग्रेस में रिफॉर्म हो रहा है ये कोई नहीं कर रहा है, जो परिवर्तन किए जा रहे हैं ये गांधी जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बड़े स्तर पर लोगों को शामिल करो, चमन्नी 25 पैसे वाला सदस्यता दे दो लोगों को, इसमें रिफॉर्म करो, भाषाई आधार पर कमेटियां बनाओ कांग्रेस की क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है। ये तमाम रिफॉर्म कौन कर रहा है? महिलाओं को भी शामिल करो इसमें। तो ये सारे रिफॉर्म कौन कर रहा है? गांधी जी कर रहे हैं। इससे पहले ये रिफॉर्म्स कौन बता चुका था? इससे पहले तिलक जी जो है ये सारे रिफॉर्म्स बता चुके हुए थे कि कांग्रेस को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बदलाव करने चाहिए, ठीक है।
तो ये सब कौन कर रहा है? ये गांधी जी कर रहे हैं। किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? तिलक जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म हुए एक बार देख लेते हैं फटाफट। कांग्रेस ने स्वयं की सरकार बनाने के साथ में शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया। शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से, शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से यहाँ पे स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया। और ध्यान रखना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसका लेकर रहेंगे। किसका स्टेटमेंट है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं गांधी जी? बाल गंगाधर तिलक जी के नक्शे कदम पर। तो स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा उन्होंने। और कांग्रेस ने अपने दैनिक मामलों की देखरेख के लिए 15 सदस्यों की कार्यकारी समिति का गठन किया हुआ था। और अभी तक ऐसा रिफॉर्म कभी नहीं किसी ने सोचा हुआ था तिलक के अलावा। तो तिलक के नक्शे कदम कौन चल रहा है? गांधी जी। ठीक है, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं किसके नक्शे कदम पे? ये तिलक जी के नक्शे कदम पे। याद करो वो कुर्बानी जब आपने देखा हुआ था होम रूल लीग आंदोलन, तो वहां पे तिलक जी क्या बात कर रहे थे? भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात कर रहे थे। और उन्हीं का आप कह सकते हैं एक तरह से, आप कह सकते हैं थोड़ा सा रिफॉर्म टाइप का कुछ रूल लेके यहाँ पे भाषाई आधार पर एटलीस्ट प्रांतीय कांग्रेस समितियों का यहाँ पे गठन किया जाता है। तो ये किसकी अवधारणा थी? ये अवधारणा भी तिलक जी की थी। तो किसके नक्शे कदम पे? तिलक जी के। ठीक है, और गरीबों को सदस्य बनाने के लिए इसकी सदस्यता शुल्क को काफी घटा दिया गया था। अब से जहां तक संभव हो कांग्रेस को हिंदी का प्रयोग करना था। ठीक है, तो ये सारे, और ये जो सदस्यता थी वो कैसे? 25 पैसे में, 25 पैसे में चवन्नी, चार आने। ठीक है, तो चवन्निया यहाँ पे सदस्यता दी गई थी। तो ये सारे रिफॉर्म्स किसके थे? ये सारे रिफॉर्म्स तिलक जी के थे। काम कौन कर रहा है इस पे? काम कौन कर रहा है? काम इस पे गांधी जी कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना कि इवन आप बात करें जिन्ना की, इवन बात करें आप एनी बेसेंट की, बात करें मदन मोहन मौलवी की, अब बात करें लाला लाजपत राय की, या सीआर दास की बात करें, या आप कह सकते हैं मोतीलाल नेहरू की बात करें, सारे के सारे मना कर रहे थे कि हम आपके इसमें शामिल नहीं होंगे, हम असहयोग आंदोलन नहीं चाहते हैं। लेकिन जब गांधी जी ने क्या किया? बहुत चालाकी से, देख लिए उनकी दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने कहा हम तो तिलक के ही नक्शे कदम पे काम करेंगे। और लोगों की सहानुभूति भी इस वजह से थी क्योंकि आप देख रहे हैं 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का निधन हो गया था। और उसी दिन जो है गांधी जी ने डेट डिसाइड की थी, हम इसी दिन से असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो एक तो सहानुभूति भी मिल गई, और दूसरी बात याद करो वो कुर्बानी जब हमने बताया था कि लाला लाजपत राय को आज तक कांग्रेस का अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन में क्या है, अध्यक्ष नहीं चुना गया था। लेकिन विशेष सेशन जो कलकत्ता में हुआ था वहां पे लाला लाजपत राय को क्यों लाया गया था? इसी वजह से लाया गया था कि आप अनाउंस करिए जो हमारे प्रोग्राम है असहयोग आंदोलन से। तो लाला जी को भी साथ में ले लिया उन्होंने। ठीक है बासमन भाई, लाला जी को साथ में ले लिया। इसके बाद में आप देखेंगे कि हालांकि इनका गृह राज्य जो था बंबई था, वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया हुआ था, क्योंकि तमाम सारे मुद्दों पे वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वो इनका निधन हो गया था, इस वजह से यहाँ पे नहीं दिखाया था। ठीक है, तो ये तमाम सारे मुद्दे थे। और हमने देखा हुआ था कि इनको क्या बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू को भी अपने साथ में कर लिया हुआ था, सीआर दास को भी अपने साथ में कर लिया हुआ था। ठीक है, हालांकि एनी बेसेंट ने मना कर दिया था। एनी बेसेंट मना इस वजह से कर दिया था कि अगर आप असहयोगात्मक नीतियां अपनाएंगे, अवज्ञा की बात करेंगे, कानून ना मानने की आदत डाल देंगे लोगों में कानून ना मानने की आदत डाल देंगे, तो जब भारत स्वतंत्र होगा तो हो सकता है तब भी लोग क्या है, अवज्ञा करें कानून की और कानून ना माने। ठीक है, तो इस वजह से एनिवेशन चली गई थी, बाहर हो गई थी इससे। इसके बाद बात करें हम जिन्ना जी की, तो जिन्ना आप देखेंगे कि ये शामिल तो थे, कांग्रेस में शामिल थे, लेकिन जैसे ही गांधी जी ने खिलाफत को असहयोग से जोड़ने की बात करी, जिन्ना वहां से चले गए। जिन्ना ने कहा कि एक खिलाफत आंदोलन का ऐसा मौका आया हुआ है कि लोगों में क्या हिंदू मुस्लिम एकता एक तरह से बनी रहे, तो आप दोनों मुद्दों को अलग अलग स्टार्ट करिए। और वो इस बात से सहमत नहीं हुए, और वो क्या करते हैं, वो इसके बाद में कांग्रेस छोड़ देते हैं, उसकी सदस्यता त्याग देते हैं। ठीक है, तो जिन्ना भी अलग हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारे नेता हैं,
मदन मोहन मौलवी अभी देखेंगे कैसे उनको ऐड करते हैं, वो गांधी जी कैसे आंदोलन से जोड़ते हैं। वो तमाम सारे जो है गाय रक्षा संघ की कुछ ऐसा गौ रक्षा संघ बनाते हैं, तो थोड़ा मौलवी जी थोड़ा अपना समझ सकते हैं, तो वो उस आधार पे ऐड हो जाते हैं इसमें। तो ये तमाम सारे मुद्दे हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो तरह से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन तिलक के नक्शे कदम पर चलते हुए असहयोग आंदोलन को इतने बड़े स्तर पर गांधी जी ले गए, वो सब किसे, सबको मिला के, सबकी भागीदारी के हिसाब से, सबकी भागीदारी के हिसाब से। हालांकि इनकी आलोचना भी बड़े मुद्दे पर होती है, हम देखेंगे अभी आलोचना इनकी बड़े मुद्दे पर होती है। तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इंग्लिश मीडियम वालों देख लो, ये हमने कर दिया हुआ है, हाँ जब तक चलेगा देखेंगे, हाँ इसके बाद में भी अगर आपको पसंद है तो हम लोग इसको आगे भी करेंगे। कांग्रेस का आह्वान क्या था यहाँ पे, कांग्रेस देखिए किस तरह से कार्य कर रही है। असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस ने लोगों से निम्न अपील की हुई थी कि कैसे कैसे आपको काम करना है। देख लीजिए फटाफट एक बार फिर से, लोकल स्तर से लेकर बड़े 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 से बड़ा अवार्ड या टाइटल जो अंग्रेजों ने दिया उसे लौटा दिया जाए। इससे ना केवल अंग्रेजों को अपमान महसूस होगा, बल्कि प्रत्येक भारतीय के स्वाभिमान के भाव में वृद्धि आएगी कि हम भी हैं कुछ, ठीक है। आप हमें सम्मान मत करिए, हमें स्वतंत्रता दीजिए, स्वराज दीजिए, हम आपका कोई भी टाइटल नहीं लेना चाहते हैं, हम आपका कोई भी अवार्ड नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम खुद में सक्षम है खुद करने के लिए। तो एक तरह से स्वाभिमान की भावना वृद्धि हुई। और दूसरा था, कोई भी प्रकार का सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होगा। कोई भी अगर सरकारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो वहां पे नहीं जाएगा, आसपास भी नहीं भटकेगा, ठीक है। और अपने बच्चों को उन स्कूल और कॉलेज से निकलवा ले जहां अंग्रेजों का शासन हो या जिसे अंग्रेजों ने बनवाया हो, ठीक है। वास्तव में असहयोग आंदोलन कुछ दिनों का उन्माद नहीं था, ये एक धीमी प्रक्रिया थी, जिस कारण इसके दूरगामी परिणामों से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। एक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया चल रही थी। आप देखो 2 साल का समय लगता है, 2 साल का समय लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है। तो बहुत आप कह सकते हैं इसके परिणाम जो है बहुत ज्यादा उम्मीद लेके आए हुए हैं। इसके जो भी परिणाम निकलेंगे बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ में आप देखेंगे जैसे ही आंदोलन स्थगित किया जाता है, स्थगित करने से पहले यहाँ पे आप देखेंगे उनका एक स्टेटमेंट भी आता है नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, कि एट लीस्ट लोगों ने स्वतंत्रता जैसी कोई चीज का अनुभव तो किया इससे, भले ही आंदोलन स्थगित हो गया लेकिन भारतीय लोगों ने एट लीस्ट स्वतंत्रता जैसी चीज का कोई अनुभव किया हुआ है। वो किसकी वजह से? गांधी जी की वजह से, ठीक है, असहयोग आंदोलन की वजह से। अब लोगों में डर नहीं रहा है, अब लोगों में डर नहीं रहा है, वो निडर हो गए हैं, वो अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं। एटलीस्ट ऐसी चीज का तो अनुभव हुआ। तो ये हालांकि आप देखेंगे आलोचना होती है, जब इसको गांधी जी वापस लेते हैं तो गांधी जी की बड़े पैमाने पर आलोचना होती है। इवन अंबेडकर जी, इसके बाद में थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू भी यहाँ पे आलोचना करते हैं और सुभाष चंद्र बोस भी कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। तो तमाम लोग आलोचना करते हैं, लेकिन एक तरह से जो उम्मीद है, जो स्वतंत्रता जैसी कुछ भावना है, वो जरूर एक बार क्या है लोगों के मन में बैठ गई थी, निडर हो गए थे अब वो। और आगे देखे, असहयोग आंदोलन के दौरान इस बात का ध्यान भी रखा गया कि अधिकाधिक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संस्थाओं का गठन किया जाए। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, स्टेटमेंट के तौर पर पूछता है, ठीक है, जिसमें भारतीयों का योगदान हो और इससे ब्रिटिशर्स पर निर्भरता कम हो जाए। ब्रिटिश कोर्ट और इनके वकीलों का बहिष्कार करना भी असहयोग आंदोलन में शामिल था। हमने बता भी दिया था, लेकिन बहुत विस्तार से नहीं बताया था। क्या है? ब्रिटिश कोर्ट और उनके वकीलों का बहिष्कार करना भी असहयोग आंदोलन में शामिल था। उनके जो भी वकील है, जो भी अंग्रेज वकील है, वह सबका बहिष्कार कर दिया जाए। आगे देखेंगे तो इसके अतिरिक्त मेसोपोटामिया में होने वाली मिलिट्री की या अन्य कोई भी तरह की सेवा से इनकार करना और भाग नहीं लेना भी असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा माना जाएगा। ऐसा भी कांग्रेस ने बोल दिया हुआ था कि जो भी मेसोपोटामिया में सैनिक हैं हमारे, जो सेवा कर रहे हैं, कोई अन्य तरह की सेवा, उससे भी इनकार अगर कोई कर रहा है, सैनिक या कोई सेवा कार्य अधिकारी ऐसा कुछ कर रहा है, इनकार कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, तो उसको भी असहयोग आंदोलन में गिना जाएगा। ऐसे बड़े पैमाने पर चीजें कही जा रही थी। और इस दौरान देश में हिंदू मुस्लिम एकता पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा। विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा। अब देखेंगे इस स्टेटमेंट को जब मैं पढ़ता हूं, मुझे याद आता है कि गांधी जी
कहीं पे थे गांधी जी जो है कहा जा रहा था कि जो जो एक तरह से उनको भगवान की तरह पूछते थे। लोग कहते थे कि गांधी जी जो हमारे सपने में आए, एक तरह भगवान बन के आए हुए, ठीक है। तो कई जगह ऐसा होता था, जब गांधी जी जाते थे तो बड़े सम्मान के साथ जो है मुस्लिम लोग जो है वो सम्मान से खड़े हो जाते थे, तालियां बजाते थे, तमाम सारी चीजें बोलते थे, ठीक है। तो इसी तरह का था। और अगर आप देखेंगे कि उधर जो मुस्लिम नेता कोई हिंदू की जगह जाता था तो बड़े सम्मान के साथ में उनका भी स्वागत किया जाता था। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। और 1921-22 में कुछ ऐसे ही उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन आगे बढ़ा और कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी मुद्दा ध्यान रखना पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट की यहाँ पे स्थापना हुई थी, जिसमें कुछ देख लीजिए एक बार। गुजरात विद्यापीठ, ये स्टेट पीसीएस वालों यूपीएससी वाले भी देख लो, तो पूछा जा रहा है आजकल, ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है। जिसमें गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, क्योंकि तिलक जी का उस टाइम निधन भी हुआ था, तो एक नई जो है विद्यापीठ यहाँ पे खोली गई थी उन्हीं के नाम पे। काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी और दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है आप कह सकते हैं, वो भी असहयोग आंदोलन के दौरान ये इसको खोला गया हुआ था, ठीक है। तो तमाम सारे इंस्टीट्यूट की स्थापना यहाँ पे की जा रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने अली बंधुओं के साथ पूरे देश का भ्रमण किया और कई तरह की रैलियां आयोजित की। और आप देखेंगे कि छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तमाम सारे भाषण दिए गए थे। अली बंधु, शौकत अली, और इसमें और थे, उनका नाम आप देखेंगे, ठीक है, मोहम्मद अली, ठीक है। और शैक्षणिक बहिष्कार सबसे ज्यादा बंगाल में सफल रहा था। कहां पे, ध्यान रखना पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भाई जो शैक्षणिक बहिष्कार था सबसे ज्यादा बंगाल में सफल रहा था। सीआर दास ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि सीआर दास शुरू में एग्री नहीं थे, लेकिन बाद में सीआर दास भी एग्री हो जाते हैं, ठीक है। तमाम सारे ऐसे मुद्दों को लेकर गांधी जी उनको भी मनवा लेते हैं कि आप आ जाइए, और उन्होंने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो मुख्य भूमिका बंगाल में किसकी रही थी? सीआर दास की रही थी। और सुभाष चंद्र बोस जो है कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रिंसिपल बने हुए थे, ठीक है। पंजाब में भी शैक्षणिक बहिष्कार काफी सफल रहा था। यहाँ पर लाला लाजपत राय ने मुख्य योगदान दिया हुआ था और कानून और कोर्ट के बहिष्कार में काफी सफलता मिली थी। सीआर दास की बात करें या मोतीलाल नेहरू, एमआर जयकर, सैफुद्दीन जैसे वकीलों ने लॉ कोर्ट का बहिष्कार कर दिया हुआ था। तो तमाम सारे लोगों ने ये सारे आप कह सकते हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे कांग्रेस के द्वारा, उनका बखूबी पालन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं आपको, कैसे कैसे बहिष्कार किया जा रहा है इसका। ओके, असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की मानी जाती है। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की मानी जाती है, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर भी इससे खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था कि भाई जो चीजें हमारे पास में है, आज जो इंडिया के पैसा जिससे लगा हुआ है, आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उसकी होली जला रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। तो इसको नकारात्मक सुना जाता है। नकारात्मक अवधारणा में जो बहिष्कार जितनी भी चीजों का किया जा रहा है, आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर शुरू से उसका विरोध कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी से कहते हैं कि भाई आप बहिष्कार मत करिए, आप चीजें अपना लीजिए, आप क्या करिए, निर्माण कर लीजिए, लेकिन बहिष्कार मत करिए। बहिष्कार करेंगे तो भारत का पैसा लगा हुआ है, भारत के मजदूरों का पैसा लगा हुआ है, भारत का पैसा लगा हुआ है, ये क्या है, ये जाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है, बेकार हो जाए। लेकिन गांधी जी नहीं मानते हैं। गांधी जी भी कुछ बातें बोल के उनको रोक देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसको बड़े पैमाने पर करेंगे। और यहाँ पे गांधी जी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात नहीं सुनते हैं। तो बड़ी सफलता किसमें? विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की मानी जाती है। और विदेशी कपड़ों की दुकानों के खिलाफ अभियान चलाए गए। इन सबके अलावा शराब की दुकानों पर धरने भी दिए गए थे और पूरा देश स्वदेशी सबसे परिचित हो चुका था। स्वदेशी खाना, पहनना, अन्य वस्तुओं को काम में लेना भी असहयोग आंदोलन का मुख्य घटक बन गया था। शराब की दुकानों की बात करें तो आप देखेंगे उड़ीसा जैसे प्रांत में जो है यहाँ पे पर्चे चिपकाए जाते थे शराब के लिए कि भाई शराब पियो, शराब अच्छा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, इसके फायदे गिनाए जाते थे। आप समझिए किस तरह के अंग्रेज हथकंडे अपना रहे थे। तो जो वहां की सरकारें थी, उड़ीसा की सरकार, जब इसका बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों को धरने दिए जाने लगे, तो वो इसके फायदे गिनाते थे, बाकायदा एक लिस्ट चिपकाते थे, ये फायदे है शराब पीने के, जिससे क्या जो प्रोडक्शन है, जो कि खपत है, वो बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शराब की दुकानों पर धरने। और स्वदेशी कपड़ों के लिए
गांधी जी और कांग्रेस ने खादी पर जोर दिया था। ध्यान रखना, बड़ा मुद्दा है ये। उस टाइम देखेंगे खादी पर जोर दिया गया था और जिसके लिए चरखे को काफी प्रसिद्धि मिली हुई थी और बड़े पैमाने पर चरखा का उपयोग किया जाने लगा था तथा खादी वस्त्र इस अभियान के यूनिफॉर्म बन गए थे। आप देखेंगे जब ये खादी खादी का अवधारणा विकसित गांधी जी ने चरखा की बात करी तो वो कहते थे कि देखो चरखा चलाना कोई बुरी बात नहीं है। हम भी जब बाहर पढ़ते थे सोलिसिटरी की अपनी जो है जो वकालत की पढ़ाई करते थे तो वहां पे भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हम छोटे मोटे काम करते थे। उससे क्या है हमारा जो दैनिक कार्य है खर्चा है उसका पैसा निकल आता था। तो एक तो चरखा चलाने से आपके दैनिक खर्चे भी निकल आएंगे और दूसरा हम विरोध स्वरूप क्या करेंगे ये खादी का निर्माण भी उससे कर लेंगे। और आप देखेंगे उस टाइम पर खादी का मॉडल एक बन गया था। खादी जो है एक मॉडल बन गया था, एक ड्रेस जो है वो मॉडलिंग के तौर पर यूज होने लग गई थी। इतने बड़े पैमाने पर खादी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये खादी का प्रयोग यहाँ पे। और असहयोग आंदोलन को फंड देने के लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया था और आप देखेंगे कि 6 महीने के भीतर लगभग 1 करोड़ रुपए इसमें एकत्र हो गए थे। उधर वो चवन्निया वाला जो स्टार्ट हुआ था, चवन्नी तमाम लोग जो है वहां पे आप देखेंगे तमाम गरीब जो है नीचे तबके के लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, वहां से पैसा जमा हुआ था। और जो तिलक स्वराज फंड बनाया गया था 6 महीने के भीतर उसमें 1 करोड़ रुपए एकत्र हो गए थे। और जुलाई 1921 में मोहम्मद अली ने कराची में ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस के आयोजन में यह घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश आर्मी में काम करना धर्म के खिलाफ है। गांधी जी ने भी मोहम्मद अली की बात का समर्थन कर दिया था कि भाई अगर आपने ब्रिटिश आर्मी में भाग लिया, वहां पे नौकरी करने गए तो ये आपके धर्म के खिलाफ होगा। और ऐसे में आप देखेंगे मुस्लिमों पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा हुआ था, तो कई लोगों ने ऐसा किया हुआ था कि वो शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, शामिल नहीं हुए थे। बात समझ में आ गई? तो ये सारे मुद्दे थे। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल के मिदनापुर जिले में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ अभियान शुरू हो गया था और आंध्र के गुंटूर के चिराला पिराला और यहाँ पे एक नाम बड़ा पता तालुका है, तो देख लेना इसमें भी नो टैक्स मूवमेंट चलाया गया था। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बड़े पैमाने पर यहाँ पे नो टैक्स मूवमेंट चलाया गया था। तो ध्यान रखना, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखेंगे कि कौन सा वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से तरीका अपनाया जा रहा था असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए। तो ये नो टैक्स मूवमेंट कहां पे देख लो, कहां पे, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर के चिराला पिराला में नो टैक्स मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, बंगाल के मिदनापुर जिले में बोर्ड टैक्स के खिलाफ भी अभियान चलाया गया था। तो उस टाइम ऐसा पूछा जा सकता है जब ये अभियान चलाया गया था तो उस टाइम कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था। ठीक है, ऐसे ही यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, और देखेंगे यूपी में किसान सभा का सशक्त आंदोलन चल रहा था, वहां जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को यहाँ पे दिशा मिली हुई थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यूपी में जिसको संयुक्त प्रांत बोलते थे उस टाइम पे, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व कर रहे हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केरल के मालावर क्षेत्र में असहयोग आंदोलन और खिलाफत ने मुस्लिम किराएदारों को अपने मकान मालिकों के खिलाफ आवाज उठाने में मदद की और इन किराएदारों को मोपला कहा जाता था। और इस अभियान के बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया। याद करो वो हमने तमाम सारे विद्रोह आपको कराए थे, ये वही विद्रोह है मोपला विद्रोह जो कि आप देखते होंगे। ये वही मोपला विद्रोह है। कौन सा मोपला विद्रोह? 1921 अभी आया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देखेंगे गांधी जी ने इसका भी समर्थन किया हुआ था। ठीक है, तो ये कौन थे जो मोपला थे? आप देख रहे हैं मालावर के क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान थे। ठीक है, मुसलमान थे, मजदूर थे और इनसे भी टैक्स लिया जा रहा था। तो ये हिंदू जमींदारों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। बाद में ये आंदोलन काफी अहिंसक हो गया था। बड़े पैमाने पर जो है वो हिंदू जमींदारों के खिलाफ हिंसा हुई थी। इन मोपलाओं ने घर जला दिए थे उनके, आप ये कह सकते हैं कि जो कागजात थे वो सारे जला दिए थे। तो यही वो है, ये जोर कब पकड़ता है मोपला? 1921 अर्थात असहयोग आंदोलन के दौरान। असम में चाय बागानों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी, जबकि आंध्र में वन कानूनों के नियमों की अवज्ञा काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर की गई थी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आप देखें गुंटूर के चिराला पिलारा में ये नो टैक्स मूवमेंट, और आंध्र में वन कानूनों का उल्लंघन भी किया गया था। चाय के बागानों के मजदूरों की हड़ताल कहां पे की गई थी? असम में की गई थी। और इस तरह असहयोग आंदोलन को मुख्यतः 4 चरणों में बांटा जा सकता है। कैसे कैसे एक बार देख लीजिए। जनवरी से मार्च
1921 तक का समय, जिसमें छात्रों और वकीलों को छेड़ने के लिए आंदोलन छेड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है, दबाव बढ़ने के कारण 28 से 30 जुलाई को बॉम्बे एआईसी की बैठक में कुछ आक्रामक रुख अपना लिया। गांधी जी ने यहाँ स्वयंसेवकों से जेल जाने का आह्वान किया और 1 नवंबर 1921 से लेकर अब फरवरी 1922 तक आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि अंग्रेज सरकार लगभग घुटने टेक चुकी थी। लेकिन अचानक 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करना पड़ा। ठीक है, अचानक से ये आंदोलन जो है स्थगित करना पड़ा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्यों? देखते हैं अभी क्यों, देखते हैं असहयोग आंदोलन की समाप्ति का क्या कारण था, क्या कारण रहा होगा। देखिए यहाँ पे 1921 के मध्य तक असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। पूरा देश और कांग्रेस के सदस्य गांधी जी के अगले कदम की राह देख रही थी और कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने गांधी जी से यह अनुरोध किया हुआ था कि भाई अब असहयोग आंदोलन को अपने अगले चरण के लिए नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाए। मतलब कहा जा रहा था कि भाई अब असहयोग आंदोलन ठीक है अपने चरम पर पहुंच चुका है, तो अब क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा या नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, ये बात सारी चीजें हो रही थी। गांधी जी बोल रहे थे ठीक है हम ऐसा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इसको स्थगित करना पड़ा और गांधी जी को आलोचना का शिकार होना पड़ा। देखिए गांधी जी ने घोषणा की कि नागरिक अवज्ञा की शुरुआत सूरत के बारदोली तालुका से की जाएगी। कहां से? सूरत के बारदोली तालुका से की जाएगी और देश के सभी हिस्से इस समय शांत और अनुशासन में रहेंगे, जिससे बारदोली के इस आंदोलन पर पूरा ध्यान लगाया जा सके। हालांकि इससे पहले ही नागरिक अवज्ञा होता चौरी चौरा जैसा कांड हो गया, जिसमें पूरी घटना को ही बदल कर रख दिया। उस समय क्या है ध्यान रखना, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक जगह के स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन को अपना यहाँ पे आग लगा दी गई। और इस घटना में हमने बताया था लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए और इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने तुरंत ही असहयोग आंदोलन को बंद करने का आदेश दिया। हालांकि डेट में थोड़ी दिक्कत है, तो डेट यहाँ पे लिख रही है, ये किताबों में मिलती है, लेकिन जो घटना है वो 4 फरवरी की रात की है। ठीक है, मतलब 4 फरवरी के रात की है, ध्यान रखना। रात मतलब जैसे 5 फरवरी होने वाली होती है और 4 फरवरी जाने वाली होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार जो है अब जैसे कि जो स्मारक बना हुआ है, जो गोरखपुर में चौरी चौरा स्मारक बना हुआ है, वहां पे देखेंगे तो डेट वहां पे 4 फरवरी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम उसको 5 फरवरी लिखते हैं। ठीक है, तो इस सभी किताबें लिख रही हैं इस वजह से, लेकिन मैंने अंतर बता दिया आपको कि कब घटना हुई थी और घटना कैसे हुई थी। वहां पे जमींदार थे, जब मेला लगा हुआ था, कहते गांव के पास में मेला लगा हुआ था वहां पे, और वहीं पे ये कुछ जो है आप वहां पे कोई एक तरह से कोई आंदोलनकारी था, कोई गांव का आंदोलनकारी था, तो वहां पे वो गया हुआ था। तो कहा जाता है कि भाई वहां पे कुछ जो जमींदार थे वो अवहेलना कर रहे थे, भले खिल्ली उड़ा रहे थे कि ऐसा है वैसा है, तो वो लोगों को नागवार गुजर रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा पकड़ के मारा उनको, दिन में बहुत मारा। ठीक है, और इसके बाद में जब वो गुस्सा गए तो वो अपना लोगों को इकट्ठा करके ले आए तो उल्लास में पुलिस वाले सब सो रहे थे, तो वहां पे आग लगा दी। लेकिन कहा जाता है रिसर्च से पता चला हुआ है कि वहां पे जो वो आंदोलनकारी थे उन्होंने आग नहीं लगाई हुई थी, वो जो जमींदार थे उन्होंने ही आग लगाई थी। ऐसा भी रिसर्च हाल में कुछ रिसर्चें हुई हैं, कुछ यहाँ पे चीजें आई हुई हैं, तो उस आधार पर ये चीजें बता रहा हूं। बाकी जो है इतिहास जो है जिसने लिखा वो अच्छी तरह से जानता होगा। ठीक है, तो ये बातें थी। तो इस तरह से आपने देखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो कारण क्या है, चौरी चौरा घटना है, जो कि 4 फरवरी या 5 फरवरी आप कह सकते हैं। ठीक है, गोरखपुर में ऐसी घटना होती है कि 22 पुलिसकर्मियों को घेर के जला दिया जाता है जब वो सो रहे होते हैं, और इसी की सूचना जैसे ही गांधी जी को मिलती है तुरंत जो है वो बारदोली में ही इसके स्थगन की बात कर देते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ी, यहाँ पे ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये तमाम सारे देखो क्वेश्चन है यहाँ पे। हालांकि मेरा स्टाइल ही है कि क्वेश्चन में बताता चलूं कैसे कैसे है, लेकिन ध्यान रखना ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तमाम सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए, ये हमने जीएस के भी कर रखे हुए हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने लग जाते हैं ना, तो मैं भी क्वेश्चन फिर देता हूँ इस तरह के, ठीक है। तो मेरा यही स्टाइल है कि क्वेश्चन जो भी जहां से बन सकते हैं क्वेश्चन, मैं उसको देने लगता हूँ। जैसे यहाँ से क्वेश्चन है, हालांकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा आप लोगों को, पीटी के और मेंस के दोनों के, लेकिन ये इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शनल के हैं, जो ऑप्शनल में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के हैं, ठीक है। कल जो हम लोग बात करेंगे स्वराज पार्टी एवं परिवर्तन विरोधी, और एक बात और हम इसके आगे भी कर लेंगे, अगर हम साइमन रिपोर्ट पढ़ना चाहेंगे तो उसको भी कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 घंटे का टाइम लगेगा, सवा घंटे का टाइम, तो हम दोनों टॉपिक कर लेंगे। एक तो ये टॉपिक कर लेंगे, और इसके बाद में एक हम यहाँ पे जो है देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक करने हैं हमें। तो एक तो ये टॉपिक कर लेंगे, और ये काफी बड़ा मुद्दा है वैसे, और एक हम टॉपिक कर लेंगे ये साइमन कमीशन के बारे में भी बात कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे भी हम लोग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, इसको करते जाएंगे और ये चीजें बढ़िया हो जाएंगे, ओके। चलो, तो ये आपने देख लिया हुआ है, ये सारा चीजें आपने देख ली, कैसे असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, कैसे इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है, और कैसे कैसे ये काम कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हमने सारे मुद्दों पे बात की हुई है, सारे मुद्दों पे बात हुई। अच्छा, आलोचना इनकी तमाम जगह होती है, इनकी आलोचना जो है तमाम जगह होती है। इधर सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि जब आंदोलन अपने चरम पर है तो ऐसे समय में आंदोलन को वापस लेना बहुत ही कैसा है, गलत है, वगैरह वगैरह चीजें बोलते हैं, ठीक है। और वो भी बोलते हैं कि इधर आप देखेंगे, इधर 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 आप देखेंगे, जो क्या नाम उनका, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, वो भी बोलते हैं कि अगर कोई घटना जो है घटना हिमालय पर हो रही है, तो घटना हिमालय पर हो रही है तो कोई दक्षिणी, बिल्कुल दक्षिण में किसी नागरिक को ऐसी सजा नहीं दी जा सकती है। घटना कह रहे हैं कि चौरी चौरा गोरखपुर में हुई है, तो आप पूरे आंदोलन को स्थगित क्यों कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब था, ठीक है, कि हिमालय पे कोई, हिमालय जैसी कोई भूल थोड़ी हो गई है, वगैरह वगैरह। तो वहां पे भी वो जवाब दे देते हैं गांधी जी, तो वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है सुभाष चंद्र बोस भी तमाम सारे वक्तव्य देते हैं, कटु आलोचना करते हैं कि जब अपने चरम पर था आंदोलन, और ऐसे में आंदोलन को वापस लेना एक तरह से, पूरी तरह से भूल मानी जाती है। ये तमाम सारी बातें जवाहरलाल नेहरू भी जो है थोड़ा कुछ वक्तव्य बोलते हैं, ठीक है, सीआर दास भी बोलते हैं इस चक्कर में। तो तमाम सारे यहाँ पे मुद्दे हमने बात कर ली हुई है, ठीक है। ये आपका असहयोग आंदोलन पूरी तरह से खत्म हुआ है, कहाँ कहाँ विस्तार था इसका, इसकी हमने बात कर ली हुई है, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था, और क्या क्या चीजें की गई थी, कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए थे, उसी के अनुसार जो है ये काम हो रहे थे, ठीक है। तो ये क्या क्या अपील की गई थी, ठीक है, अपील क्या क्या की गई थी, ये सारी बातें हमने कर ली हुई, ओके। चलो, अब इसको हम लोग खत्म करते हैं। अब कल जो है हम लोग 2 मुद्दे बात करेंगे, जैसा कि हमने बता दिया है, स्वराजवादी परिवर्तन विरोधी, और एक मुद्दा साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अभी। चलो, 3 बजे क्लास है हमारी, कौन सी, ज्योग्राफी क्लास है, और उसमें कल क्लास नहीं हो पाई थी, टेक्टोनिक हम लोग करेंगे, सिद्धांत किस तरह से काम कर रहा है, ओके। चलो भाई।